नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जेल प्रहरी 2018 के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। जो कि दोस्तों आज का पेपर लिया हुआ है मैंने 4 अक्टूबर 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट 9 बजे वाला। क्लियर है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ रहे होते हैं, इसका मतलब वो पैटर्न रनिंग में है, मतलब उस टाइप से या उस लेवल से सेम उसी क्वेश्चन को भी उसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सेम, जब वो दोबारा होता है, या फिर किसी और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आईएमपी हो जाते हैं, इस वजह से क्योंकि वो एक बार आ चुके हैं तो उनके आने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्योंकि जब जेल प्रहरी का सेम टू सेम एग्ज़ाम है तो पैटर्न भी वही है, सिलेबस भी वही है, तो उनके आने के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा किसी अदर एग्ज़ाम में भी वही के वही क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम केवल मैथमेटिक्स वाले 20 क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक और डिटेल मेथड के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए वीडियो को स्क्रॉल करके, पीडीएफ को स्क्रॉल करके मैं सीधा आ चुका हूँ मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बी की चाल ए की चाल से अधिक है एवं ए एवं बी की कुल चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ए और बी की दोनों के मिला के जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा 3 घंटे में तय की गई कुल दूरी 24 किलोमीटर है। तो ए एवं बी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस दूरी तय कर रहे हैं, तो इनको टाइम कितना लग रहा है दोस्तों? ए के लिए लग रहा है ए के द्वारा 4 घंटे में और बी के द्वारा 3 घंटे में। ये टाइम हो गया ए और बी का। और जो डिस्टेंस है दोनों ही कितनी तय कर रहे हैं दोस्तों? 24 किलोमीटर की। मतलब जो डिस्टेंस है वो कैसी है? कांस्टेंट है, समान है। तो इनका जो स्पीड होगी, जो इनकी स्पीड होगी वो कैसे हो जाएगी दोस्तों? अपोजिट हो जाएगी। तो ए की स्पीड 3 होगी और बी की 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल और 4 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो अनुपात है या रेशियो है। तो दोस्तों ये रेशियो ही कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 7 यूनिट, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल हो रही है चाल। क्लियर है? तो जब यही 7 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल के बराबर इनका अनुपात है तो यही क्या हो गया? सेम आंसर। और अगर ऐसा नहीं होता तो इन दोनों के टोटल के बराबर जो भी ए एवं बी की चाल दे रखी होती है हम उसके बराबर में कंपैरिजन करके निकाल देते और हमारा आंसर आ जाता। क्लियर है? क्योंकि इस क्वेश्चन में दोस्तों जो डिस्टेंस तय करनी है वो सेम दे रखी है, कांस्टेंट। कैसी है? 24 किलोमीटर। जो ए करता है 4 घंटे में तय और बी 3 में, तो इन दोनों की चाल कैसी हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्योंकि चाल और समय एक दूसरे से कैसे होते हैं दोस्तों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2250 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक मेज पर 30% की डिस्काउंट या छूट की घोषणा की गई। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों हमेशा जो स्टार्टिंग वाला रेट होता है परसेंट में वो 100% होता है। यहाँ पर बात की जा रही है डिस्काउंट की, तो जो प्रिंट होगा वो कितना हो जाएगा? 100%। जब 30% डिस्काउंट दिया जाएगा तो 30 इसमें से कम कर देंगे, मतलब 70% में वह सेल की जाएगी जिसने खरीदी उसके लिए। और जिसने बेची उसने कितने में बेची? 70% में। तो 2250 का हम 70% निकाल देंगे, परसेंट का बटे में 100। जब 2250 का 70% निकालेंगे तो ये हो गया दोस्तों 1575, क्योंकि ये 100% बराबर है। 30% इसमें से कम कर दिया। या फिर दूसरा आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 2250 का 30% निकाल के इसी 2250 में से घटा दो, या फिर परसेंट को घटा लो, मतलब 100% में से 30% घटा दो तो 70 बचा। और 70 क्या हुई? उसकी सेलिंग हुई। तो 2250 का 70% निकाल दो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक नाव 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और एक दौरे में 540 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। 43,200 किलोग्राम मछलियाँ पकड़ने के लिए आवश्यक दौरों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर उसकी नाव की चाल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक दौरे में जो नाव है
540 किलोग्राम मछलियाँ लाती है तो 43,200 मछलियाँ कितने दौरों में लाएगी। 540 का हम भाग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएंगे दोस्तों कितने 80 दौरे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चाल का कोई मतलब नहीं है, चाल बस आपको दिखाने के लिए दी गई है ऐसे ही कि आप थोड़ा उस पर दिमाग लगाएं और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, ठीक है, गणना करें। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है तो -16 में से आप 8 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा और 8 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा 6। तो -8 और 6 ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, समीकरण 9x + 3 = 0 का हल है। एक प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, काल्पनिक संख्या। तो इसको हम जल्दी से सहल करते हैं। 9x + 3 = 0, यहाँ से 9x बराबर इसका पक्षांतर करेंगे तो -3, x = -3/9। इसको जब आप हल करेंगे तो ये बचेगा -1/3 और यही एक क्या है, परिमेय संख्या है। आंसर हो गया आपका 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब हैं जिनमें से 20 दोषपूर्ण हैं, मतलब 20 कैसे हैं, खराब हैं। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब होता है दोस्तों रैंडमली, क्लियर रूप से एक बल्ब चुना जाता है तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण होगा। 20 बल्ब तो डिफेक्टिव हैं, मतलब ख़राब हैं। कितने में से, 45 में से, तो 20/45। दोस्तों जब भी हमारे लिए प्रायिकता निकालनी होती है तो जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसको रखते हैं हम अंश में, और जिससे या जिस टोटल से प्रायिकता निकालनी होती है उसको हर में और हल कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका 5 चौके 20, 5 9 45, तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। क्लियर है। ये दोस्तों क्वेश्चन कई तरीक़ों से हल किया जा सकता है। सबसे बेसिक इसका जो तरीका है दोस्तों वो होगा कैसे, विभाजन विधि से हम इसका वर्गमूल निकालें। विभाजन विधि से क्या निकालें दोस्तों, वर्गमूल। विभाजन विधि से वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों पीछे से 2-2 अंकों के पेयर बनाए जाते हैं और जो आगे अंक बचता है उसका एक पेयर हम छोड़ देते हैं। एक तो ये तरीका है। क्लियर है। दूसरा तरीका है आप गुणनखंड निकाल के इसके वो निकाल सकते हो, फैक्टर 486, ये पेयर बनाने वाली कंडीशन होती है। 2 से आपने भाग दिया, 2 दूनी 4, 8 और ये 3। ठीक है। अब दोस्तों 2 से नहीं जाएगा तो 3 से दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81, फिर 3 से दे देंगे तो यहाँ पर 27, फिर 3 से दे देंगे तो यहाँ पर 9, फिर 3 से दे देंगे तो यहाँ पर 3। क्लियर है। फिर आप एक बार और दे सकते हो, 3 से ही देना हो तो, नहीं देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पेयर कितने बन रहे हैं दोस्तों, है ना। क्लियर, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। देखो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक बार कम है तो यहाँ पर ये 5 हो गया और ये 2। क्लियर है। पेयर देखिए 2 2, इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे हैं, 3 का और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। मतलब हमको सीधा सा है कि 486 में 2 और 3 दोनों से गुणा करना पड़ेगा। मतलब फाइनली किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। ठीक है ना। 6 से जैसे ही हम 486 में दोस्तों गुणा करेंगे तो जो कैलकुलेशन या गुणनफल बनेगा वो बनेगा 2916। 2916 का वर्गमूल निकालने के लिए हम देखेंगे कि इकाई में 6 है। इकाई में जब 6 है वर्ग संख्या में, तो वर्गमूल में क्या हो सकता है दोस्तों, वर्गमूल में इकाई में 4 हो सकता है। ऐसे 2 ऑप्शन हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे 2 ऑप्शन है, 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो 6 तो इन किसी भी ऑप्शन में ऐसे नहीं है, 4 में 4 अकेला है तो 6 वाला तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों 3 लिखा हुआ है गुणा में, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक है आपके यहाँ पे 24 और एक 54। 24 का वर्ग दोस्तों बहुत छोटा होगा और 54 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 50 के नज़दीक है तो 2500, मतलब ये कितना लिखा हुआ है 2916। मतलब यहाँ पर आंसर हमारा 3 राइट चला जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे 54 का वर्ग होगा 2916, मतलब 2916 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 54। एक तो दोस्तों ये तरीका था जो कि सबसे सरल था। जो विभाजन विधि भाग विधि वाला है वो थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है। तो आप इससे भी करें, गुणनखंड विधि से ओरली करेंगे तो और जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है, तो 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। देखें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 2 घंटे में एक टैंक को भरने में 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 घंटे में अगर हमको वही टैंक भरना है तो डबल पाइप लगे ना, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 पाइप लगेंगे। क्योंकि 2 घंटे में भर रहा है तो 8 पाइप लग रहे हैं, ठीक है। और अगर वही टैंक हमको 8 घंटे में भरवाना है तो कितने पाइप लगेंगे भाई, 16 लगेंगे ना, डबल लगेंगे, क्योंकि समय कैसा हो रहा, आधा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो समय होता है वो होता है कार्य क्षमता का, वर्क कैपेसिटी का उल्टा होता है। इसका मतलब जिस काम में समय ज़्यादा लग रहा होगा मतलब वहाँ पे कार्य क्षमता कम होगी, और जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्य क्षमता कैसी है दोस्तों, कम है, और यहाँ समय कम लग रहा है तो कार्य क्षमता या पाइप ज़्यादा हो गए, ठीक है ना, क्लियर, मतलब कार्य क्षमता बढ़ गई। अब सेम देखते हैं, हमसे पूछा जा रहा 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बोला जा रहा है कि 5 पाइपों का प्रयोग करने पे कितना समय लगेगा। तो अगर हम 5 पाइपों की बात करते हैं तो 16 में हमें कितने का भाग देना पड़ेगा दोस्तों, 5 का। तो यहाँ से आ जाएगा 3 सही 1/5 घंटे, 3 सही 1/5 घंटे, क्लियर है, इतना आ जाएगा अपने पास में। अब हमारे लिए इसको बदलना पड़ेगा मिनट में, तो 3 घंटे 1/5 मतलब होता है 12 मिनट। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 घंटे 12 मिनट। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 1 घंटे जो 16 पाइप हैं वो 1 घंटे में भर पा रहे हैं, तो 5 पाइप कितने घंटे में भर पाएंगे, तो 16 में हम 5 का भाग कर देंगे, तो सीधा सा यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 घंटे 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, ठीक है। एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। विमान और पनडुब्बी के बीच की लंबवत दूरी, ये मान लेते हैं दोस्तों समुद्र तल है, ठीक है ना, ये हुआ समुद्र का तल, ठीक है ना। यहाँ से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये रहा अपना विमान, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई पर दोस्तों, 6000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर, मतलब 6000 का 1/4वीं ऊंचाई पर, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 1500 मीटर इतनी ऊंचाई पर तैरती हुई पनडुब्बी, पनडुब्बी कहाँ तैरेगी दोस्तों, पानी में तैरेगी। तो विमान और पनडुब्बी के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो, 6000 और 1500 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7500, यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं, मतलब हाथी के दांतों की तरह, दिखाने वाले कुछ और चबाने वाले कुछ और, मतलब थोड़े डरावने टाइप के, अपन को लगता कि कठिन होंगे, बाकी इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ खिलौनों को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर होती है, एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बच जाते हैं। तो खिलौनों की संख्या क्या थी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप समझें कि जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे को उतने खिलौने मिलते हैं जितने की बच्चे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 बच्चे हैं तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे, 4 खिलौने, तो टोटल कितने हुए, 16 खिलौने बांटे जाएंगे। समझ पा रहा, मतलब वर्ग के फॉर्म में इनको बांटे जाएंगे। तो कुछ खिलौनों को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया, प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर। मतलब क्या करना है, 18 का वर्ग करना है, कितना हो गया 324 प्लस 6 बच्चे रहते हैं तो 6 जोड़ दोगे आप, तो 330 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अगर कभी भी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो वो हमेशा क्या करना पड़ता है, वर्ग ही करना पड़ता है। क्यों, वर्ग मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो, समान हो, ये भी 4 और ये भी 4, इस तरीके से है। तो जितने बच्चे हैं उतने ही उनको प्रत्येक को खिलौने दिएगा। जैसे मान लो 15 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को 15 खिलौने दिए गए, तो 15 का वर्ग करोगे 225 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 40 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर
किनारे वाले कितने घनों को इसमें रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है, 11 है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे हम, बड़े घन का आयतन डिवाइड बाय छोटे घन का आयतन, मतलब बड़े घन के आयतन में छोटे घन का आयतन का भाग दे देंगे। तो 40 बड़े घन का आयतन है और जो छोटा घन है उसका आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर घनाभ होता तब, लेकिन घन है तो घन मतलब क्या करना, भुजा का घन ही तो करना, वही तो क्या होगा आयतन। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 5 40। तो यहाँ पर कितने घनों को रखा जा सकता है, 5। मतलब जो बड़ा वाला घन है 40 सेंटीमीटर, जिस घन का आयतन है उसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को, कितने घनों को रखा जा सकता है, 5 को, क्योंकि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, और बड़े घन का आयतन कितना है, 40। तो 40 में अब अगर हम 8 का भाग देंगे तो 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है। एक जो तार है वो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। यदि तार को पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के आकार में घुमाया जाता है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। इसकी चौड़ाई कितनी है, जो नया घुमाया गया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई बनती है। उसी तार को घुमा दिया इस तरीके से, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई बनती है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही आप फिगर को देख के ये बात समझें कि इनका परिमाप तो बराबर ही होगा, चाहे वर्ग में मोड़ लो, चाहे आयत में मोड़ लो, चाहे आप वृत्त में मोड़ लो। तो यहाँ पर देखें वर्ग का परिमाप बराबर आयत का जो परिमाप होता है 2 × l+b, मतलब लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना ये, और वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 15 × 4, और यहाँ पर 2, लंबाई हमको ज्ञात करना है और चौड़ाई है वो कितनी दी गई है दोस्तों, 5 दी गई है। इस तरीके से 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, ये 15 दूनी 30 हो रहा है, बराबर l+5। तो l बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से फाइनली 25 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो यार मेरे भाई ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश 3 पर स्थित है। ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ठीक है ना। चतुर्थांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये तो 0 होगा फाइनली, ये +1, ये 2, ये भी +1 और ये भी 2, तो ये -1, ये -2, ये भी -1 और ये भी -2, ये इस साइड वाला है ना, यहीं पे लिखता हूँ -1 और -2। तो फाइनली अगर आप देख पा रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश 3 पर स्थित है, मतलब 3 पर स्थित जो होगा वो माइनस में दोनों वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई है जिसमें दोनों में माइनस में, तो फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट में क्या है, -5 और -6, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, -6 इस वाली लाइन पे आ जाएगा यहाँ पर और -5 इस वाली लाइन पर आएगा। ये आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, ये वाला अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, क्लियर। इस तरीके से ये होता है, तो ये तीसरा चतुर्थांश ये कहलाएगा। और यहाँ पर आएंगी दोनों की दोनों माइनस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस एक प्लस, यहाँ पर दोनों प्लस, ठीक है, और यहाँ पर भी एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 72 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 36 सेंटीमीटर चौड़े एक टैंक में 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा जाता है या पानी है। 48 सेंटीमीटर लंबे, 36 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर चौड़े धातु के एक टुकड़े को टैंक में डाला जाता है जो पूरी तरह से डूब जाता है, तो पानी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी होती है। अब इस क्वेश्चन को हल करने की 2 मेथड है। एक तो है कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन करना है तो पूरा आप जमाते रहो, मतलब बहुत लंबा। एक है कि आप इसको जल्दी करें, तो हम करेंगे दोस्तों इसको जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो टैंक को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टैंक को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ये रहा अपना टैंक कुछ इस तरीके
तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों टैंक, ठीक है। ये रहा टैंक, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा टैंक है, जिसमें जो लंबाई है इसकी 72 सेंटीमीटर है, जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 है, और जो चौड़ाई है वो कितनी है 36 है। लेकिन जो पानी भरा हुआ है दोस्तों फाइनली वो भरा हुआ है 18 सेंटीमीटर की गहराई या ऊंचाई। दोस्तों गहराई और ऊंचाई दोनों ही बातें बराबर होती हैं 3D डायग्राम में, ठीक है, त्रिविमीय आकृति में। ये होगी आपकी गहराई और ऊंचाई दोनों, तो 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। इसमें क्या किया जा रहा है, एक 48 सेंटीमीटर लंबे और 36 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर चौड़े धातु के टुकड़े को डाला जा रहा है इस तरीके से, वो भी कैसा है 3D में। अब दोस्तों जब ये धातु का टुकड़ा डाला जाएगा तो जितना इस धातु के टुकड़े का आयतन होगा पानी उतना ही हटाया जाएगा। मतलब कि धातु के टुकड़े के द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या होगा दोस्तों, धातु के टुकड़े का आयतन बराबर टुकड़े का आयतन। मतलब दोनों ही आयतन कैसे होंगे, बराबर होने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर हम सीधा सा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अब ये जो टंकी है और ये जो टुकड़ा है दोनों ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, घनाभ के शेप के हैं दोनों, घनाभ के। और जो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहाँ इसी तरीके से L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर जो लंबाई है टैंक की वो 72 है और जो चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों 36। यहाँ पर हाइट हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना ही हम 18 लिखेंगे ना ही 60 लिखेंगे, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो धातु का टुकड़ा है उसकी लंबाई 48 है और जो 36 सेंटीमीटर ऊंचाई का है और जो चौड़ाई है वो 15। तो कहीं भी आगे पीछे लिख दो, उससे कोई समस्या नहीं है। दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने एक बार इसको इरेज कर दिया। यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ 72 गुणा 36 गुणा एच, यहाँ पर 48 गुणा और ये 36 गुणा 15 इस तरीके से, है ना। अभी भी नहीं दिख रहा होगा यार, ये 15 क्लियर है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये हुआ दोस्तों हटाए गए पानी का आयतन इतना, ठीक है, और ये है धातु के टुकड़े का आयतन। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हाइट नहीं लिखी तो आयतन कैसे निकल आया। तो दोस्तों हम बराबर में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई एक वैल्यू तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इतना आयतन है धातु के टुकड़े का, मतलब इतना आयतन हटाया जाएगा। और जो पानी है वो कितनी लंबाई में जा सकता है हटाने पे 72 सेंटीमीटर, और कितनी चौड़ाई में बह सकता है 36 में, और कितनी ऊंचाई में जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। अब आप बोलेंगे ना तो यहाँ पे h बराबर 8 लिखा मैंने, ना ही 60 लिखा, ना ही मैंने 18 लिखा, ना ही 60 लिखा। तो यहाँ पे दोस्तों हम दोनों नहीं लिख रहे, क्योंकि 18 तो ऑलरेडी 18 से ऊपर ही जाएगी हाइट। तो जो h बराबर वैल्यू आएगी उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे कि इतनी ऊंचाई बड़ी होगी या पानी के स्तर में इतनी वृद्धि हुई होगी। तो 36 से 36 कैंसिल, 12 चौके 48, 12 का 6 गुना 72, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 2 दूनी 4, 2 5 10। तो h इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये तो बात थी दोस्तों क्वेश्चन को सीधा अटेम्प्ट करने की, मतलब सीधा आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन हल करना है और आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ें, इसी तरीके से हल करें, पूरी की पूरी वैल्यू में ना पढ़ें कि नहीं ये वैल्यू भी रखेंगे ये ऐसा भी करेंगे। अगर आपके पास समय है, आप इसको बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इसमें और भी अपना दिमाग लगा के इसको हल कर सकते हो। हल कहाँ से होगा दोस्तों, इसी आयतन से ही होगा। और आप इसको बेसिक तरीके से डिटेल मेथड से भी आप खुद से इसको हल कर सकते हो। डायरेक्ट करने का जो तरीका है मैंने वो बता दिया, इस तरीके को आप ओरली भी हल कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है दोस्तों इसके लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या पावर में ही आंसर बताना है। तो ये -5 पर 5 की पावर गुणा ये -5 पर 6 की पावर गुणा ये 5 पर 2 की पावर। दो जगह माइनस में 5 है आधार, तो यहाँ पर पावर विषम है तो ये माइनस का 5 ही रहेगा, और ये पावर सम है तो ये माइनस का कैसे हो जाएगा प्लस में, और ये 5 पर 2 की। आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 6 5 11 और 2 कितना 13, किस पर -5 पर, क्योंकि जो आधार हैं इनके आपस में अगर इंटू करके देखोगे तो कैसे रहेंगे माइनस के ही। तो आंसर आ गया आपका कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 6ab - 4a² - 8b² में से 4a² - 11b + 7b² को घटाएं।
तो दोस्तों घटाना है, इसके लिए एक स्टेप में हल करके पूरा का पूरा लिख रहा हूँ। 6ab माइनस 4a² माइनस 8b², ये माइनस का 4a², ये इनके चिन्ह पलट जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। ये माइनस का है तो प्लस 11ab हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट में -7 में, सॉरी माइनस का इंटू +7 में होगा तो -7b² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, हो सकता है इस वजह से आपको डाउट हो। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता तो आप समझ जाते, माइनस का इंटू इसमें होता +4a में, तो ये माइनस का इसमें होता माइनस माइनस का प्लस, और इसमें हुआ तो माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये 4a² 4a² माइनस का, तो ये हो गया -8a² हो गया, ठीक है। क्लियर है? ऐसा कोई ऑप्शन है? जी बिल्कुल है, -8a² हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ आप ये -7b² और ये -8b, तो माइनस माइनस का प्लस होगा लेकिन रहेगा माइनस का, तो 15b², ठीक है। फिर यहाँ पर ये प्लस का ही रहेगा, 11 6 कितना 17ab। ऐसा कोई ऑप्शन है दोस्तों जिसमें इस तरीके से वैल्यू पुट की गई हो? तो जी हाँ बिल्कुल है हमारे पास में। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अब आप बोलेंगे यार कि आगे पीछे लिखा है, तो एक ही साइड में आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई समस्या नहीं है, आंसर आपका वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, a पर -2 की घात और b पर -2 की घात, a b पर -3 की घात और a b पर -5 की घात और इस होल -1 की घात। ये दोस्तों बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेप में इनको हल करके लिख रहा हूँ। तो a पर -2 की घात, ठीक है, लेकिन होल पावर -2 है, तो इसको आप क्या करेंगे, हल करके जब लिखेंगे एक स्टेप, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, यहाँ पर इंटू ही रहेगा। b पर -2 की घात रही क्योंकि b पर कोई भी पावर नहीं थी। फिर इसी तरीके से ए बी पर, तो a पर -3 की घात और b पर भी -3 की घात। फिर यहाँ पर a पर -1 की घात आ जाएगी और b पर दोस्तों जो घात होगी वो क्या हो गया, माइनस माइनस का प्लस और 5 बन जा 5। अब इनको आप हल करके लिखेंगे क्योंकि सभी कैसी हैं, ये इनटू में लिखी हुई हैं, सभी वैल्यू कैसे लिखी हुई है, इनटू में लिखी हुई हैं। तो 4 a पर 4 की पावर है, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहले तो हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, a पर 4 की पावर है और यहाँ पर a पर -3 की घात और a पर -1 की घात। क्लियर है? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस होंगे, लेकिन रहेंगे कैसे दोस्तों, माइनस के ही रहेंगे, तो -4a हो गया, -4a हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे b पर 5 की घात है, फिर इस वाले b पर -2 की घात -3, तो ये माइनस का 5। इस तरीके से इनको आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, तो a पर 4 की घात और ये a पर -4 की घात, अगर इनको और नहीं लिखना है तो आप यहीं से इनको कैसे कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा फाइनली आपका 1, तो आंसर हो गया, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट। लेकिन अगर आपको यहाँ से डाउट होता है तो एक स्टेप में हल करके बताता हूँ। a पर 4 की पावर ये गुणा है, ठीक है, और इसको जब आप प्लस में बदलेंगे घात को तो ये बटे में आ जाएगी, पर 4 की घात इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 19, इसको आपने हल करना है। ये देखो दोस्तों, ये आप कभी भी इन क्वेश्चन में पहाड़ से सिर ना मारें, ऐसा हल ना करें कि पूरा आप हल कर रहे हैं। यहाँ पर 3 की घात, अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 पर क्या आएगी, 3 की घात, मतलब इकाई में यहाँ भी वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन इकाई में 6 ही रहेगा। 6 का घन करेंगे तो आप क्या आएगा, इकाई का वर्ग आएगा, सॉरी इकाई की जो अंक आएगी वो क्या आएगी, 6 ही आएगी, क्योंकि 2 16 बनेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें इकाई में केवल 6 हो, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो जाते हैं ओरली सॉल्व, है ना, जिनको आप हल करते रहेंगे बहुत देर तक, तो ऐसा नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, पावर x को, मतलब x की घात को 128 से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को 360 से घटाया जाता है। जो गुणनफल आ रहा है उसको 360 से घटा रहे हैं, 360 से, मतलब 360 पहले लिखेंगे और 128 पर कितने की घात, x की। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, 4 है। तो आंसर हो गया हमारा कौन सा, 4। क्लियर है? आई होप कि आपके लिए ये पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन सीरीज था वो समझ में आया होगा, मतलब 20 के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, बहुत ही बढ़िया डिटेल में पढ़ें आप, और जब भी एग्ज़ाम देने जाने लगें तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप पूरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज को, जितनी भी मैंने डाले हुए हैं वीडियो को, सभी को लगाइए, क्योंकि ये
वो क्वेश्चन है जो सेम टू सेम आपको इस 2020 के जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।